के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया हनुमान जन्म उत्सव। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान हनुमान का लिया आशीर्वाद। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, पश्चिम बंगाल सरकार इस अराजकता को रोकने में असमर्थ। बिहार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस आज वर्चस्व की लड़ रही लड़ाई, इंडिया महागठबंधन के भीतर भी चल रही यही लड़ाई। 26 11 हमलों के आरोपी राणा को भारत लाने पर बयानबाजी तेज। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा, मैं विदेश मंत्रालय एनआईए को बधाई देता हूं। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा, कांग्रेस पार्टी एक आतंक समर्थन पार्टी है। लखनऊ में सीएम योगी ने पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती पर दी श्रद्धांजलि, कहा वह भारत के सपूत थे। देश भर में धूमधाम के साथ हनुमान जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। जहां अलग अलग जगहों में शोभा यात्रा निकाली गई, तो वहीं मंदिरों में भक्तजन भगवान हनुमान का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। आज बड़ा हर्ष का विषय है, हनुमान जयंती का ये शुभ अवसर और पूरे देश में उत्साह की लहर है। रामनवमी से लेकर के हनुमान जयंती तक लगातार पूरे देश में, पूरे शहर में बड़े बड़े आयोजन समाज के द्वारा किए जा रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते मैं आज हनुमान जयंती के अनेकों उत्सव दिल्ली में उनमें सम्मिलित होने वाली हूं और मैं दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाती हूं कि उनके मुख्यमंत्री के नाते आप सबके खुशियों में शामिल होना भी मेरी जिम्मेदारी है। आपके सुख दुख में मैं खड़ी हूं और बाबा की कृपा दिल्ली पे ऐसी बने कि जितनी आसुरी शक्तियां हैं वो अपने यथास्थान वापस चली जाएं और जो शक्तिमान एनर्जी है दिल्ली के लिए पॉजिटिव दिशा में काम करने वाली, वो सभी एनर्जाइज हो जाएं, वो काम करने की दिशा में चल पड़े। मिल करके दिल्ली को हमने बेहतर दिल्ली बनाना है और बाबा की कृपा हम सब पे यूं ही बनी रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। दिल्ली सुखी हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो, शिक्षित हो। इस दिशा में जो हमारी सरकार ने काम करना है, बाबा की कृपा से निरंतर हम लोग इस काम को करेंगे। शक्ति उन्होंने देनी है, ऊर्जा उन्होंने देनी है और मेहनत हमारी रहेगी। दिल्ली की जनता की आशाएं हम पूरी कर पाएं। आज बाबा के चरणों में मैंने यही कामना की है कि दिल्ली उन्नति की राह पे अग्रसर हो। विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली काम करेगी और देश की ताल में ताल मिलाएगी। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के साथ में दिल्ली जो है आगे बढ़ेगी। आप सबको, पूरी दिल्ली को मेरी ओर से हनुमान जयंती की कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार इस अराजकता को रोकने में असमर्थ है। जिस तरह से राज्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है और वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है, जो कि चिंताजनक है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि बंगाल में क्या स्थिति है। अराजकता अपने चरम सीमा पर है और बंगाल सरकार इसको रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब है या रोकना नहीं चाहती है। जिस प्रकार का वातावरण और जिस प्रकार के संविधान ने जो अधिकार दे रखे हैं अपनी अभिव्यक्ति के, उसको जिस तरीके से बंगाल में कुचला जा रहा है
और उस पर सरकार मूक दर्शक बन करके बैठी है, ये निश्चित रूप से चिंता की बात है। बंगाल सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए और ऐसे सब लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए तो इस प्रकार की घटनाओं में शामिल है। भास्कर मजूमदार उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। 10 से 12 पुलिस वाले घायल हैं। उनका कहना है जिहादी इसके हवाले कर दिया है ममता ने बंगाल को। कई हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है, हिंदुओं के घरों को भी वेंटिलाइज किया गया है। देखिए, प्रश्न उठता है कि क्या बंगाल में अब सनातन सुरक्षित नहीं है, और कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा करता है बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर और उनकी सरकार के काम करने के तौर तरीकों पर। और कई बार तो ऐसा लगता है कि कहीं बंगाल सरकार मूक दर्शक बनकर के इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित तो नहीं कर रही है। मामला बहुत गंभीर है, बंगाल सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए। दक्षिण भारत से सर एक इम्पोर्टेंट खबर आ रही है जहां बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर अब एआईएडीएमके का स्वागत कर रहे हैं। एनडीए के परिवार में एआईएडीएमके नेता एडप्पाडी पलानीस्वामी के नेतृत्व में अब विधानसभा चुनाव एनडीए लड़ेगा। देखिए, ये बहुत बड़ी घोषणा है भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की। जिस प्रकार से तमिलनाडु में शासन चल रहा है, वहां के लोग तमिलनाडु सरकार से आजीज आ चुके हैं और अब निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब तमिलनाडु में अगली विधानसभा के चुनाव होंगे तो एनडीए गठबंधन शासन में आएगा और एक बार अन्य राज्यों की तरह जहां पर एनडीए की सरकारें हैं, तमिलनाडु में भी सुशासन की स्थापना होगी और जो गठबंधन एनडीए का हुआ है वो निश्चित रूप से तमिलनाडु के लोगों के लिए एक नया सवेरा लेकर के आएगा। कहना है ये जबरदस्ती का गठबंधन हुआ है क्योंकि जब गृह मंत्री ने घोषणा की तो सिर्फ वही बोल रहे थे, एआईएडीएमके के नेता को बोलने का मौका नहीं दिया। देखिए, डीएमके और डीएमके के नेताओं का इससे चिंतित होना स्वाभाविक है क्योंकि अब तक ऐसा हुआ नहीं था और अब उन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि तमिलनाडु की बाजी उनके हाथ से निकल रही है। तो डीएमके के नेता इस प्रकार के हताशा भरे बयान निश्चित रूप से देंगे, इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो कहा गया है जब मांझी ही नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए। ये ममता बनर्जी बंगाल की सरकार की मुखिया हैं, उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक, उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते? यही स्थिति उन्होंने बना दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश में ये घटना लोगों को दिल दहलाने वाली घटना है कि सरकार के समक्ष ये घटना हो रही है। एक दिन, 2 बार, 3 बार, 4 बार। बिहार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज वर्चस्व की लड़ाई पर है और ये वर्चस्व की लड़ाई इंडिया महागठबंधन के भीतर भी चल रही है। पलायन को रोकने के लिए कांग्रेस की चिंता सही है, वही चिंता हमारी भी है, लेकिन इस समस्या की शुरुआत कहां से हुई? 90 के दशक में पीढ़ियां मजबूर हो गई थी देहात छोड़कर दूसरे राज्यों और दूसरे देशों में जाने के लिए, क्योंकि राजद की सरकार ने बिहार में जंगल राज का माहौल बना दिया था। बिल्कुल एक्टिव हो गई और वर्चस्व की लड़ाई पे है आज की तारीख में कांग्रेस, और ये वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के भीतर ही चल रही है। ये जो आंख दिखाई जा रही है और जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ये आंख राजद को ही दिखाई जा रही है और ये सवाल भी राजद से पूछे जा रहे हैं। पलायन को लेकर जो कांग्रेस की चिंता है वो चिंता हम सब की भी है, और उस चिंता की शुरुआत कहां से हुई? याद करें 90 का वो दशक। हर वो युवा जो आज की तारीख में संभवतः मेरी उम्र का होगा या मुझसे ज्यादा उम्र के होंगे, या वो बुजुर्ग
जिन्होंने 90 के दशक का वो दौर देखा, उनको आज भी वो याद होगा कि किस तरीके से पीढ़ियां बर्बाद हो गई, पीढ़ियां मजबूर हो गई बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि 90 के दशक में जिस तरीके से जंगल राज का माहौल राजद की सरकार में बना दिया गया, जहां आए दिन अपराध, बलात्कार, लूटमार, डकैती, दुकानें दिन दहाड़े लूट लेना, व्यापारियों की हत्या कर देना, ये एक आम बात बन गई थी। जिस तरीके से उस वक्त आम बिहारियों ने भयभीत होकर यहाँ से पलायन करना शुरू किया, उनकी आंखों में वो दुख आज भी दिखाई देता है। जब दूसरे राज्यों में या जब विदेशी दौरों पे जब मैं बिहारी डायस्पोरा से इंटरेक्ट करता हूँ, उनको तकलीफ है कि उसके बाद उनकी आने वाली पीढ़ियां कभी बिहार वापस लौट के जा ही नहीं पाई। मैं इतना धन्यवाद जरूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दूंगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कम से कम उस नींव को तैयार किया, जिसको आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार के संरक्षण में अब उस व्यवस्था को और इतना मजबूत किया जाएगा कि न सिर्फ पलायन रुकेगा, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन भी अब हम लोग शुरू करवाएंगे। वो लोग जो पलायन करके दूसरे राज्यों में गए हैं या दूसरे देशों में गए हैं, कैसे वो वापस अपने प्रदेश, अपने बिहार में वापस आए, ये व्यवस्था भी तैयार की जाएगी। पर कांग्रेस जो इस विषय को उठाकर आगे बढ़ने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस और राजद के बीच की दरारें अब देखने को मिल रही हैं। मैं ये मानता हूं कि विधानसभा चुनाव आते आते तक महागठबंधन पूरी तरीके से धराशायी होगा। कांग्रेस वर्चस्व की लड़ाई में, और पहले भी कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ चुकी है। 2019 का लोकसभा का चुनाव हम लोग देखें, उस वक्त भी कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ने का कार्य किया। मैं मानता हूं कि विधानसभा के चुनाव आते आते तक कांग्रेस राजद के मतभेद इतने बढ़ेंगे कि ये लोग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, ये इनकी चिंता का विषय है। एनडीए इतना मजबूत और इतना तैयार है कि अगले चुनाव में हर बार से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे। 225 से ज्यादा सीटें इस बार एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी राणा को भारत लाने पर लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि ये प्रक्रिया 2009 में शुरू हुई और फिर 2011 में गति पकड़ी, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने राणा की पहचान की, जिसके लिए मैं विदेश मंत्रालय, खुफिया एजेंसी और एनआईए को लंबी और कठिन लड़ाई के बाद राणा को सफलतापूर्वक भारत लाने में बधाई देता हूं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक आतंक समर्थन पार्टी है, इसलिए राहुल गांधी के दाहिने हाथ कन्हैया कुमार ने आरोपी राणा को भारत लाए जाने पर मजाक उड़ाया है। I have already welcomed the extradition of Rana. This process began in 2009 and then in 2011 it gathered pace after the US intelligence identified Rana. It's taken a long time, nearly 13-14 years to actually extradite him to India. I compliment the External Affairs Ministry and the intelligence agencies and the NIA for successfully bringing Rana back to India after a long and arduous battle. There are many players who are involved in this. I remember in our time in the UPA, Minister Salman Khurshid and the Foreign Secretary Ranjan Mathai played an important role. And I'm sure in the present Modi government also, several foreign secretaries and several foreign ministers have played a role. I congratulate all the actors in this long saga who have worked together to successfully extradite Rana. I also thank the United States government, then government, and the present government. I don't take the spokesperson of the BJP seriously. I'm waiting for an official statement from the
Ministry of External Affairs or the Ministry of Home Affairs. I don't want to comment or reply to the officials, so-called official spokesman's views. These are all well known. The point is patient, diligent diplomatic efforts and legal diplomacy has brought Rana back to India, and I'm glad and I compliment all those who had a role in bringing Rana to. तो इस बात से मिर्ची लग चुकी है कि 26/11 का मास्टरमाइंड तवौर राना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की वजह से वो भारत के लॉ को फॉलो करेगा और फेस करेगा। कांग्रेस पार्टी एक प्रो टेरर पार्टी है, इसीलिए राहुल गांधी के राइट हैंड कन्हैया कुमार तवौर राना जब वापस आता है तो उस पर मजाक उड़ाते हैं। ये वही पार्टी है जिसके दिग्विजय सिंह ने जब 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था तो आउट ऑफ द वे जाकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाने का प्रयास किया था। ये वही पार्टी है जिसके समय यूएस के कोर्ट ने तवौर राना को सभी चार्जेस से एब्सॉल्व कर दिया था। पहला डिप्लोमेटिक एक्सट्रेडिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अमेरिका के साथ में 2019 में रखा था। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि अपने वोट बैंक के नाम पर वही कांग्रेस का इकोसिस्टम जो याकूब मेनन जैसे आतंकवादी के लिए खड़ा हो जाता है, वही आज तवौर राना को बचाने की बात कर रहा है या उसको एक कवर शील्ड देने की बात कर रहा है। राहुल गांधी जो हर मुद्दे पर इतना प्रखरता से बोलते हैं, आज वो शांत क्यों है? क्योंकि उनको भी पता है कि जब तवौर राना वापस आ चुका है तो कांग्रेस पार्टी की प्रो टेरर पॉलिसी जो यूपीए के समय थी वो एक्सपोज हो चुकी है देश की जनता के सामने, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेशन फर्स्ट पॉलिसी की जीत हुई है। इसी से घबराकर ये तुष्टीकरण करने वाले नेता, भले वो कन्हैया कुमार हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए या राहुल गांधी के सब क्लोज एड हो गए, वो इस बात से दुखी हैं कि आतंकवादी तवौर राना देश में आ चुका है। ऐसा तो नहीं कि तवौर राना के पास कुछ ऐसे राज हैं जो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द कर रहे हैं, क्योंकि ये देश अच्छी तरीके से जानता है कि मनमोहन सिंह ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की थी, एंड ही इज प्राउड ऑफ दैट। आज 26/11 के हर विक्टिम को जस्टिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है, और एक ग्लोबल मैसेज दिया है कि जो भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा उस आतंकवादी को भारत 7 समंदर पार से भी खींच कर लेके आएगा और कानून के हिसाब से उसको सजा देगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार अपनी सरकार बनाने के बाद लगातार राजधानी की साफ सफाई और जनता को अच्छी सुविधा देने में जुटी हुई है। इसी को लेकर मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि हमारी कोशिश है कि मानसून से पहले सभी नाले साफ हो। हम रोज कहीं ना कहीं जाकर मुआयना कर रहे हैं। देखिए, मानसून से पहले सारे नाले साफ हो, सभी नालों की डीसिल्टिंग हो जाए, ये हमारी कोशिश है। इसलिए रोज कहीं ना कहीं जाकर वहां पे मुआयना कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे श्रीनिवासपुरी में हमारे साथ में हमारे यहाँ के
बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामवीर विधुड़ी जी, हमारे यहाँ के निगम पार्षद भाई राजपाल जी, सारे हमारे अधिकारी आज यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ की जनता ने जब हमको वीडियो दिखाया कि पिछली बारिश में कैसे उनके घरों में 4-4 फुट तक पानी आ गया था, तो हम आज यहाँ पर पहले से उसका समाधान हो जाए, क्योंकि जो यहाँ की विधायिका हैं और जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल नाकाम रही, कोई भी काम यहाँ पे नहीं करवा पाई। इसलिए हमारी कोशिश है कि चाहे कोई ऐसी विधानसभा हो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, चाहे वहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम हर जगह जाएंगे क्योंकि पूरी दिल्ली को साफ सुथरा बनाना है, पूरी दिल्ली के नालों की सफाई करनी है, ताकि बारिश में किसी भी नाले में कोई भी पानी ना भरे, कहीं पर भी कोई भी पानी के भराव की स्थिति कोई भी पैदा ना हो। तो ये हमारी कोशिश है, इसीलिए आज हम यहाँ पर आए थे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है और उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा वर्क ऑर्डर करके इसकी पूरी डीसिल्टिंग का काम शुरू हो जाएगा और पूरे नाले की साफ करके, और हमने ये भी कहा है कि नालों को साफ करके उसके अंदर की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि केवल खाना पूर्ति ना हो, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमें पता लगे कि पूरा नाला अंदर से साफ हो गया है। सर, दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर पे जीपीएस लगाने की आपने बात की थी, वो काम सर कहां तक पहुंचा? खाली जीपीएस ही नहीं लगा रहे, जीपीएस तो लगभग सभी टैंकर्स पे लग चुका है, उसके साथ साथ में सेंसर भी लगा रहे हैं, फ्लो मीटर भी लगा रहे हैं। अगर वो किसी पॉइंट पर जाता है टैंकर, वहां पे वो पानी खाली करता है या नहीं करता, इसका भी चेक करेंगे। खाली पॉइंट पर खड़े होकर अगले पॉइंट पर ना चले जाए, और उसको पेमेंट ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसलिए सेंसर भी लगा रहे हैं, फ्लो मीटर भी लगा रहे हैं। हर पॉइंट पे जितना पानी खाली करना उतना पानी खाली हो रहा है या नहीं हो रहा, इसमें बहुत बड़ी धांधली थी, बहुत बड़ा हम जो कहते थे टैंकर माफिया काम कर रहा था, और जो है सैकड़ों करोड़ की पेमेंट हुई पिछली सरकारों में। हम चाहते कि पेमेंट भी होगी, मगर आप लोग काम करिए, ईमानदारी से करिए, ताकि दिल्ली के लोग ऐसी गर्मी में प्यासे ना मरें, उनको पानी पूरा मिले। लखनऊ में सीएम योगी ने पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद सीएम योगी ने कहा कि वे भारत के सपूत थे। उन्होंने यूपी और भारत की राजनीति में 7 दशक तक सेवा की। भारत माता के एक ऐसे सपूत जिन्होंने लखनऊ प्रदेश और देश की राजनीति में लगभग 7 दशक तक अपनी एक मजबूत पहचान बना करके रखी है। बहनों और भाइयों, कठिन होता है सार्वजनिक जीवन में सम और विषम परिस्थितियों का सामना किए बगैर एक पार्टी, एक विचारधारा और जीवन भर राष्ट्रवाद के मूल्यों का अनुसरण करते हुए लगातार कार्य करने की एक निष्ठा। अगर आप देखेंगे स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में और उनके कृतित्व में सब दिखाई देता है। 7 दशक तक वे किसी न किसी रूप में लखनऊ में, प्रदेश में और देश की राजनीति में उनकी प्रभावी उपस्थिति रही। याद करना, जब भी व्यक्ति अपने मूल्यों और आदर्शों से अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे शिखर तक पहुंचने में भी देर नहीं लगती, और यही स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में हम सबको देखने को मिलता था। लखनऊ में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, लखनऊ नगर पालिका परिषद और लखनऊ नगर निगम के पार्षद के रूप में, और फिर लखनऊ से विधान परिषद सदस्य और फिर विधायक के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में
उनकी सार्वजनिक छवि को, आम जनमानस के साथ उनके संवाद को, हरेक के सुख दुख में सहभागी बनने के उनके जज्बे को सबने देखा है, सबने महसूस किया है। उनके लिए कोई पीड़ित कोई भी हो, किसी भी दल का हो, अगर उनके पास जाता था टंडन जी के लिए, फिर उसके लिए पार्टी की सीमाएं बाधा नहीं बनती थी, उसकी मदद जरूर करते थे, हर पीड़ित की मदद करने के लिए खड़े रहते थे। एक संवेदना उनके मन में दिखती थी, लेकिन अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से कभी विचलित न होकर के हर समय दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना। और यहां के सार्वजनिक जीवन में मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में उनकी इस झलक को सभी लोगों ने महसूस किया। और जो झलक उनकी यहां पर थी, वही राज्यपाल के रूप में, जब एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में किसी राज्य के अंदर वे गए, बिहार के अंदर या राजस्थान के अंदर, दोनों जगह उन्होंने उसी मजबूती के साथ आम जन के साथ एक संवाद बनाने का काम किया था। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी किया और उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी, चाहे वह भोपाल में रहे हो, मध्य प्रदेश में, या फिर पटना में रहे हो, बिहार में, दोनों स्थानों पर रह करके उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ वहां के कार्यकर्ताओं से भी, जनता जनार्दन से भी, प्रत्येक दल के साथ भी बेहतर और मधुर संबंध बना करके अपने उस संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का काम किया। और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए राजभवन जनता के द्वार इस अभियान के साथ जुड़ करके उन्होंने इस व्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करने का काम किया। आज सरदेव टंडन जी की 90वीं जयंती है। स्वाभाविक रूप से लखनऊ वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए, और बिहार और मध्य प्रदेश में जहां राज्यपाल के दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी सेवाएं दी, उन सभी के लिए टंडन जी का व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी एक नई प्रेरणा बनी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करने के लिए उपनल कर्मचारी मुख्य सेवक सदन पहुंचे। उपनल कर्मचारियों ने सीएम धामी के समर्थन में नारे लगाए। देहरादून में उपनल कर्मचारी महासंघ की ओर से धन्यवाद अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया गया, जिस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लोगों की सेवा की भावना से आज बीजेपी सरकार काम कर रही है। उत्साह से और अपनेपन से मेरा और गणेश जोशी जी का स्वागत किया है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। परंतु यदि मैं हृदय से कहूं तो इस अभिनंदन का हकदार अकेला मैं नहीं हूं, बल्कि प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता है, जिन्होंने 2022 में आम चुनाव में एक मिथक जो हर 5 साल में सरकार बदलने का था, वो मिथक तोड़ा। एक परिपाटी थी सरकार बदलने की, वो परिपाटी बदली और एक नया इतिहास बना दिया। हमको दोबारा से सेवा करने का अवसर दिया। पिछले कई वर्षों से उपनल के कर्मचारी, अधिकारी पूरी निष्ठा से काम करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी रूप से निर्वहन कर रहे हैं और कोविड महामारी जैसी कठिन समय में भी, चुनौतीपूर्ण समय में भी उपनल के कर्मचारियों ने इस निस्वार्थ भाव से प्रदेशवासियों की सेवा की, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। लेकिन ये राज्य का दुर्भाग्य रहा कि पूर्व में भी उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु कोई गंभीर पहल नहीं की गई। इसका परिणाम रहा कि उपनल के हमारी भाई बहन लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार करते रहे और
मुझे भी याद है, मैं जब विधायक के रूप में था, आप सब लोगों के बीच में, आप सबके बीच में आया, आप सबकी बात को आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया। और जैसे ही मैं बना तो आप लोगों ने मेरा पत्र भी खूब डाला। जैसे मुझे जिम्मेदारी मिली, लेकिन मैं समय का इंतजार कर रहा था कि कब वो समय आए, कैसे व्यवस्था बने, क्योंकि अब वो समय पहले की बार तो 6 महीने का कालखंड था, उसके तुरंत बाद चुनाव आना था। लेकिन बहुत दिनों से मन में जरूर रहता था कि भाई हमारे राज्य के इतने लोग काम कर रहे हैं, 22,000 लोग काम कर रहे हैं, आखिर इनके भविष्य का क्या होगा, कोई न कोई इनके लिए काम होना चाहिए। और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे, अब समय बदल चुका है। अब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र भावना, प्रथम राष्ट्र लोगों की सेवा, इस भावना से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि हम जो भी कहते हैं, आप सबकी शुभकामनाओं से, उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से, यहाँ के जनमानस के आशीर्वाद से हम जो कहते हैं उसको पूरा करके ही हम दम लेते हैं। चाहे सरकारी नौकरियों में 30% का हमारी मातृशक्ति के लिए आरक्षण हो, राज्य आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण देना हो, समान नागरिक संहिता का कानून लागू करना हो, या जो वचन हमने दिया था कि प्रदेश में हम एक सशक्त भू कानून लाना हो। हम जनता के किए गए अपने कठिन से कठिन संकल्प को भी पूर्ण करके हमने दिखाया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में अब बस कुछ ही समय बचा है और यात्रा को लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर निरीक्षण किया गया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव महोदय के निर्देशों के क्रम में पूरे बद्रीनाथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया और यहाँ प्रमुखता से जो सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं, उनका मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया। और अगर मैं सड़क सुविधा के बारे में बताऊं तो सड़क सुविधाएं में 2 कार्यदायी संस्थाएं जो प्रमुख वहां पे काम कर रही हैं, एक तो NHIDCL है एवं दूसरा BRO है। NHIDCL द्वारा जहां पे भी जो हमारे चोक पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए जो हमारे मेन चोक पॉइंट्स हैं, खमेड़ा है, नंदप्रयाग है और पागल नाला, ये इन 3 जगहों पे जो है NHDCL द्वारा काम किया जा रहा है और तीव्र गति से, तेज गति से काम किया जा रहा है। और बाकी जो BRO के स्ट्रेचेस हैं, हेलंग से लेके बद्रीनाथ जी तक, माना पास तक, तो वहां पे भी जो हमारे जो मुख्य पॉइंट्स हैं, जैसे मारवाड़ी पुल है, लाम बगड़ है, जोगी धारा है, यहाँ पे भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। और दोनों कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित कर दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है जितने भी पेंडिंग वर्क्स हैं वो यात्रा सीजन से पूर्व 25 अप्रैल से पहले काम पूर्ण कर दें। जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला है, मैं ये बताना चाहूंगा कि बद्रीनाथ रूट में हमारे 3 MRPs हैं। पूरे चमोली जिले में 20 हेल्थ फैसिलिटी हैं और ये 3 MRPs के साथ साथ हम लोग अभी इस बार 5 MRPs और हम लोग विकसित कर रहे हैं। और हेल्थ रिलेटेड SOPs हम लोगों ने 13 भाषाओं में हम लोगों ने जारी कर दिया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम लोगों ने अवेलेबल करा दिया है। इस बार हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये व्यवस्था सुनिश्चित की है कि जितने भी पार्किंग हमारे स्पॉट्स हैं, पार्किंग स्थल हैं, उन सभी को हम स्क्रीनिंग पोस्ट के तौर पे भी जो है हम लोग इस बार चलाएंगे और यात्रियों की स्क्रीनिंग इन पार्किंग एरियाज में भी हम लोग करेंगे। बाकी बिजली और पानी की व्यवस्थाएं जो हैं सुचारू रूप से चल रही हैं और जो धाम एरिया में जो अभी काम चल रहे हैं, जैसे सीवर लाइन वगैरह का काम चल रहा है और विद्युत का काम चल रहा है, उसको भी तेज गति देने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।
और इस बार एफडीए विभाग की ओर से खास बात यह है कि हम जो फिट इंडिया मूवमेंट है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घोष है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड में फिट इंडिया मूवमेंट के तौर पे जो है आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको हम चार धाम के साथ भी जोड़ रहे हैं। और सभी फूड वेंडर्स और यात्रियों से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि खाद्य पदार्थ जो वो खरीदेंगे, जो वेंडर्स बेचेंगे और जो यात्री खरीदेंगे, तो उसमें जरूर ये देख लें कि 10% कम नमक, तेल और चीनी का प्रयोग करें। और इसके साथ साथ हम लोग इस बार एफडीए डिपार्टमेंट के थ्रू ही हरित चार धाम के तौर पे उसको हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हम सभी वेंडर्स और यात्रियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका कम से कम उपयोग करें और उसके जो डिस्पोजल हैं उसको भी बहुत ही एनवायरमेंटली सेफ एंड साउंड मैकेनिज्म के माध्यम से। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।